स्वागत है आप सभी का एग्जाम 373 के एक और बढ़िया से मॉक टेस्ट वाली वीडियो में। यानी अभी तक जो हमने सीरीज चलाई हुई थी वो चलाई हुई थी दिल्ली पुलिस के एग्जामों के लिए, दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्टों के लिए। लेकिन आज जो हम सीरीज लेकर आए हैं वो लेकर आए यूपी SSC पैट के लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे जुड़े हुए हैं हमसे और चाहते हैं कि पैट के लिए उनके लिए प्रैक्टिस के लिए लेके आई जाए। प्लस इस चीज़ को मैंने ध्यान में रखा कि आपके यूपी पुलिस के लिए भी कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, तो वो तैयारी आपकी कहाँ पर है वो भी आप यहीं से परख सकते हैं। प्लस जो यहाँ मैं आपको क्वेश्चन दूंगा वो यूपी से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँगा, लेकिन जो यूपी स्पेशल मॉक होंगे वो तभी आपके आएंगे जब आपका यूपी पुलिस का एग्जाम के जो डेट वगैरह है वो आ जाएंगी, और आई होप वो जल्दी आएंगी, ठीक है। अभी हम पैट को ध्यान में रखते हुए, यानी टारगेटेड एग्जाम एक तो आपका पैट हो गया प्लस आपका यूपी पुलिस हो गया, इन दोनों को टारगेट रखते हुए हम चल रहे हैं आगे। और ये है आज का पहला मॉक जो हम कर रहे हैं पैट के संबंध में। इसके अलावा अगर आपका स्टैटिक जीके अगर आपको पूरी तरीके से करनी है तो एग्जाम 373 से जुड़ जाइए। हर हफ्ते इस पे बढ़िया सी एक स्टैटिक जीके की वीडियो आती है जो आपकी स्टैटिक जीके को बहुत बहुत बढ़िया बनाने के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आज हम शुरू बात करेंगे पैट के बारे में, ठीक है। पैट एग्जाम जो है आपको बता दूं ये एक प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आपको यूपी के अंदर देखने को मिलता है। इसका कौन सा आयोग कराता है? यूपी SSC आयोग इसको कराता है, ठीक है। तो अब जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि पैट का एग्जाम तो सिर्फ एक बार हुआ है, तो लेकिन प्रीवियस ईयर जो बेस डेटा है जो यूपी के एग्जामों से रिलेटेड है वो डेटा मैंने इसमें इंक्लूड किया है। प्लस आज का जो ट्रेंड चल रहा है, लेखपाल का एग्जाम देख के जो ट्रेंड मुझे समझ में आया है, ठीक है, उसके संबंध में। प्लस जितना भी डेटा होगा हिंदी और इंग्लिश में होगा। हर एक क्वेश्चन को इतने अच्छे से मैं एक्सप्लेन कराऊंगा कि आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ 5-6 क्वेश्चन और मिल जाए। यानी कि जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी आप करें। कॉपी पेन लेके बैठिए, क्वेश्चन को नोट करते चलिए, ठीक है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे चैनल पे आपको जाना है, आपको चैनल पे जाना है एग्जाम 373, डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करो, इस तरीके का कुछ आ जाएगा और ये हमारे चैनल का फ्रंट पेज है, ठीक है। इसमें आपको जाना है होम पे, तो आपको मिल जाएगा स्टैटिक जीके के वो टॉपिक जो पढ़ने जरूरी है एग्जाम से पहले। इसके अलावा जब आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप जाओगे, जब आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओगे इस तरीके से कुछ आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, कंप्लीट स्टैटिक जीके हिंदी प्लस इंग्लिश। उस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से स्टैटिक जीके आ जाएगी, यानी कि आपकी संपूर्ण स्टैटिक जीके आपको एक जगह मिल जाएगी, कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। हर हफ्ते इसमें वीडियो आपकी अपग्रेड होती है, यानी बढ़ती है। हर हफ्ते उसको देखिए, पूरे हफ्ते रिवीजन कीजिए, मॉक की प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी में 4 चांद नहीं भाई साहब, बहुत सारे चांद लगा लो कि इस बार सिलेक्शन पक्का करो, ठीक है। प्लस इसके अलावा देखो मैंने आपको बताया कि मैं दिल्ली पुलिस के मॉक भी यहाँ पे करा रहा हूँ, तो वो भी अगर आपको देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो मॉक भी देखिए, क्योंकि अब भी काफ़ी सारे मॉक हो चुके हैं और भी रेगुलर चल रहे हैं। आपको इसी प्लेलिस्ट के आगे 2 प्लेलिस्ट और मिल जाएंगी, एक में पैट के मॉक होंगे आपके और एक में आपके दिल्ली पुलिस के मॉक आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। हर एक एग्जाम के अकॉर्डिंग चीज़ें आती रहेंगी। चलिए, जो चीज़ें थी मुझे ये चीज़ें आपको बतानी थी। एग्जाम 373 को आपकी ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की, तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी की जो लिंक हैं दी गई हैं डिस्क्रिप्शन में, भाई शेयर कर दो और बिल्कुल यार ज्वाइन हो जाओ। चलिए शुरू करते हैं आगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास सिंपल सा है कि धनुर्वेद निम्नलिखित में से किसका एक उपवेद है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि धनुर्वेद आपने पढ़ा होगा। पहले तो होते हैं वेद, हमारे 4 वेद हैं, चारों के नाम ये हैं, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, ये 4 नाम है। इसमें से पूछा है धनुर्वेद जो है किसका एक उपवेद है, तो वो है यजुर्वेद का। थोड़ा सा ढकरा होगा शायद वीडियो के पीछे, मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ कि वेदों के कुछ उपवेद है, हर एक वेद का एक उपवेद है। वो क्या क्या है? देखो सबसे पहले तो धनुर्वेद है, तो वही मैं आपको लिख देता हूं कि धनुर्वेद किसका है। धनुर्वेद आपका है यजुर्वेद का, ठीक है भाई साहब, ये तो मैंने लिख दिया। इसके अलावा जो दूसरा वेद आपका हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो उपवेद है उस वेद का नाम क्या है आपका? अथर्ववेद का हो जाएगा शिल्पवेद, ठीक है, शिल्पवेद। आपने एक नाम और भी पढ़ा होगा शिल्पवेद के अलावा, वो है अर्थवेद, सिर्फ अर्थवेद, ठीक है। तो मतलब बात एक ही है, शिल्पवेद रख लो, अर्थवेद, सही तो शिल्पवेद ही है, ठीक है। बात करें सामवेद जिसके अंदर आपके म्यूजिक से संबंधित चीजें हैं, तो उसका कौन सा हो जाएगा? गंधर्ववेद। कौन सा हो जाएगा? गंधर्ववेद, ठीक है भाई। आगे ये उपवेद है, पूछे जाते हैं भाई उपवेद है, ठीक है। यजुर्वेद का हो जाएगा आपका, ऋग्वेद का हो जाएगा आयुर्वेद, ठीक है। अब याद रखोगे, बढ़िया तरीके से याद रखना। चलिए आगे चलते हैं हम।
निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। यहाँ ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जरूरी क्या है, ये जरूरी है, ठीक है। मुद्राक्षस नहीं है, ये मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस। तो ये किसने लिखी है, ये लिखी है विशाख दत्त ने। जी भाई साहब ये तो सही है, सही बात, ठीक है। पंच सिद्धांत ये किसने लिखी है, वारामिहिर ने, ये भी सही है। कादंबरी किसने लिखी है, बाणभट्ट ने, ये भी सही है। तो यानी कि तीनों की तीनों सही है। देवी नायकम एक पुस्तक का नाम है, देवी नायकम, वो किसने लिखी है, विशाख दत्त ने, ठीक है। वारामिहिर की एक ही इंपॉर्टेंट है, पंच सिद्धांत। बाणभट्ट की जो कादंबरी है, हर्षचरित्र है, वो किसने लिखी है, बाणभट्ट ने। हर्षचरित्र ने सिर्फ सहायता की थी, जो हर्षचरित्र पुस्तक है उसमें हर्ष की पुस्तक को लिखने में सहायता की थी बाणभट्ट ने। अब देखो बाणभट्ट किसका दरबारी था, ये था हर्ष का, हर्षवर्धन का, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन का सहायक था। और एक हर्षचरित्र पुस्तक है, हर्षचरित्र, ऐसा कहा जाता है देखो कि ये हर्ष ने लिखी थी, ठीक है, हर्ष ने खुद लिखी थी, लेकिन सहायता जो ली थी वो बाणभट्ट से ली थी, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। तो पीछे का आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3, तीनों की तीनों सही है। चलो तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अब देखो एक चीज कि बुद्ध धर्म है या जैन धर्म है, इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो भगवान बुद्ध या फिर महावीर से संबंध में आते हैं, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर है, सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए थे, वो दिए थे भाई साहब सारनाथ में, ठीक है। सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। इनकी डेथ जो हुई थी कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। इन्होंने अपने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए थे, ठीक है भाई साहब, कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बिहार के अंदर हुई थी, गया में, गया में बिहार के अंदर बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। चलिए आगे चलते हैं। अशोक सम्राट निम्नलिखित में से किस शासकों के पुत्र था, यानी किसके पुत्र, इनके पिता का नाम क्या था। सम्राट अशोक के पिता का नाम कब क्या था, गद्दी पर बैठे थे 269 BC में, बिफोर क्राइस्ट। चलिए 261 में कलिंग की लड़ाई है, इन्होंने लड़ी थी, लेकिन हमसे क्या पूछा है कि इनके पिता का क्या नाम था। इनके पिता का नाम था बिंदुसार। बात करूंगा मौर्य की, मौर्य वंश यहाँ पे आया पूरा, मैं आपको बताता हूँ। मौर्य वंश की जो नींव है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था उसका नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक, और अशोक का जो पुत्र था उसका नाम क्या था, अशोक कुणाल, ठीक है। अशोक के पुत्र का नाम क्या था, कुणाल था, ठीक है, याद रखना। तो इसमें तो यही है, अशोक के रिलेटेड जो चीजें और आएंगी वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी, क्या थी इनकी राजधानी, पाटलिपुत्र। चलिए आगे, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने अपना शाही दरबार और निवास स्थान आगरा से सीकरी स्थानांतरित कर दिया था, यानी फतेहपुर सीकरी जो नाम है वो किसने दिया है, कौन सा वो राजा है। तो देखो फतेहपुर सीकरी दिमाग में आते एक ही राजा का नाम याद में आता है, वो है अकबर। क्या नाम है, अकबर। सही आंसर क्या हो जाएगा, अकबर। बहुत बढ़िया। रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, किस चीज का विरोध करने के लिए नाइटहुड का जो उनको टाइटल मिला था वो स्वीकार किया था। देखो 2 टाइटल मिले थे, एक तो रविंद्रनाथ टैगोर को तो मिला था नाइटहुड, और जो गांधी जी थे, ठीक है, एम के गांधी जी को कौन सा मिला था, केसरे हिंद, केसरे हिंद। तो ये दोनों के दोनों टाइटल त्याग दिए गए थे। इन्होंने केसरे हिंद त्यागा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड त्यागा था। वो कब त्यागा था, वो 13 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला कांड हुआ था उसके बाद इन दोनों ने मामला जो है त्याग दिया था, ठीक है। और इसके विरोध में गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, 1920 में चलाया था। बंद कब हुआ था, ये चोरा चोरी कांड हो गया था 1922 में, 4 फरवरी। तो उसके बाद ये रोक दिया गया था, ठीक है भाई, असहयोग आंदोलन। सही आंसर, इसका सही आंसर जो है जलियांवाला बाग नरसंहार, ठीक है, ये याद रखो। चलिए आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। देखो इसमें बहुत ज्यादा डाउट होते हैं। देखो सुभाष चंद्र बोस अपना गुरु मानते किसे थे, देखो उनके 2 गुरु थे, एक तो हो जाएंगे मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन इनकी बात नहीं की गई है। आदर्श के रूप में इन्होंने अपने आदर्श के रूप में मोहनदास करमचंद गांधी को माना था, लेकिन यहां बात किसकी की गई है, राजनैतिक गुरु। वो कौन थे, वो थे चित्तरंजन दास। कौन से, चित्तरंजन दास। अब देखो एक चीज इसमें आती है, एक इंडियन आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी की जो स्थापना है वो कब की गई थी, 1942 में की गई थी। किसने, रास बिहारी घोष ने की थी, ठीक है, किसने की थी, रास बिहारी घोष ने। लेकिन जो उसके रियल फाउंडर थे वो सुभाष चंद्र बोस थे,
इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको थोड़ा डीप में बता दूंगा। बात करें चित्तरंजन दास की, तो 1922 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास ने की थी। ठीक है, बात आ रही है गांधी जी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे भाई, गांधी जी के गुरु थे। ठीक है, गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, याद रखना। चलिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वसत्ता की शुरुआत की थी? यानी देखो सिंपल सी बात है कि जो प्रांतीय स्वसत्ता है उसकी शुरुआत कब हुई थी? सीधा 1935 भारत सरकार अधिनियम। ठीक है भाई, 1935 भारत सरकार अधिनियम डायरेक्ट है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो 1935 अधिनियम में की गई थी, उसमें से एक ये डायरेक्ट लाइन आती है, याद आपको होनी चाहिए। और भी चीजें हैं धीरे धीरे आएंगी, आप याद करेंगे, बस आपको जुड़े रहना है मौकों के साथ, और भी मौके आएंगे भाई इसके। ठीक है, आगे प्रसिद्ध कोमागाटा मारू। देखो ये नाम बहुत से बच्चे ऐसा हो सकते हैं, कोमागाटा मारू जो घटना है ये पहली बार सुन रहे हो ये नाम। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना है 1914 की है। और कोमागाटा है क्या? बेसिकली ये जापान का जहाज था, जापानी जहाज था पानी का, जापानी जहाज जो जा कहाँ रहा था? जा रहा था कनाडा। तो इसमें भारतीय लोग सवार थे, उनमें से कुछ लोगों की डेथ भी हो गई थी क्योंकि वहां ब्रिटिश लोगों ने उन्हें रोका था प्लस गिरफ्तार किया था। तो इस सब के संबंध में जो क्रांतिकारी समूह था जिन्होंने इसके वजह से बहुत ज्यादा रोष था जिसके अंदर, वो था गदर पार्टी, लाला हरदयाल की गदर पार्टी। अब भाई गदर पार्टी की बात आ गई, इसका सही आंसर है गदर पार्टी, क्रांतिकारी इसी से संबंधित है। अब गदर पार्टी की बात करूं, ये कहां बनी थी? लॉस एंजलिस में, एलए। ठीक है, लॉस एंजलिस में बनी थी। किस वर्ष में बनी थी? 1913 में। और ये घटना कब की? 1914 की। क्लियर है मामला, समझ में आया? हाँ, कोमागाटा क्या है? कोमागाटा एक जापानी जहाज है पानी का जो कनाडा जा रहा था। सिंपल, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये मैंने LA क्या लिख दिया? लाला हरदयाल है भाई साहब, ये लाला हरदयाल, LALAH। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून पहले पहुंचता है? देखो पहले शायद ही क्वेश्चन आ चुका है, किसी और मॉक में आया था ये, मुझे याद है अच्छे से। इसका सीधा आंसर केरल आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम। भारत छोड़ो आंदोलन चला कब था? ये चला था भाई साहब 8 अगस्त 1942, गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। दूसरा आंसर आपको सिंपली इसका पता होना चाहिए, अगस्त आंदोलन इसका नाम था। क्यों? क्योंकि असहयोग आंदोलन तो चला था भाई साहब 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था आपके 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन चला था 1942 में। बचा गया अगस्त आंदोलन। ठीक है, बढ़िया। और एक और है माउंटबेटन योजना, उसका एक नाम और है, उसका नाम है 3 जून प्लान। 3 जून प्लान किसका नाम है? माउंटबेटन योजना का। भारत पाकिस्तान का बंटवारा किसने घोषणा की थी? माउंटबेटन ने घोषणा की थी। सिंपल, याद रखना। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी 2 बार काटती है? किसको काटती है? कर्क रेखा को। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी। सिंपल, भारत के अंदर है माही नदी, हो जाएगा। अब मुझे आप बताओगे कि जो पृथ्वी को 2 भागों में जो रेखा बांटती है, ठीक है, उस रेखा को क्या कहते हैं? ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर जो रेखा होती है उसको कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो रेखा होती है उसको कहते हैं कर्क, और 23.5 डिग्री साउथ में होती है उसको कहते हैं मकर। ठीक है, ये होती है कर्क रेखा और ये होती है मकर रेखा। और ये जो होती है, इसको आप मुझे बताओगे इस रेखा का क्या नाम है? पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा का क्या नाम है? कमेंट में जाइए और कमेंट करिए। ठीक है, चलिए, माउंट किलिमंजारो। देखो सबको पता माउंट किलिमंजारो कहाँ पे? ये तंजानिया में। इसमें डायरेक्ट कुछ ऐसा बनता नहीं। कहाँ पे? तंजानिया। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन को दबी हुई धूप कहा जाता है? देखो क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान है, लेकिन क्या है कि ये थोड़े अजीब से शब्द आ गए। दबी हुई धूप, बेसिकली कोई बच्चा होगा वो क्या सोचेगा? देखो भाई धूप दबी हुई है, धूप होती है गोल्डन कलर की, तो वो क्या सोचेगा? सोना। ठीक है, अब वो सोना ना सोचे, हो सके भाई साहब धूप हल्की वाली धूप हो, क्या पता चांदी हो। ठीक है, या ये सोच सकता है। तो या फिर वो इस अजीब से ऑप्शन को देख के शैल गैस समझ सकता है। तो भाई साहब ना तो ये है, ना ये है, और ना ये है। इसका सही आंसर कोयला। दबी हुई धूप किसको कहते हैं? कोयले को कहते हैं, याद रखना। आगे हो जाएगा, भारत में महत्वपूर्ण यूरेनियम की जो खदान है वो कहाँ पर है? तो यूरेनियम की खदान है जादूगोड़ा में। जादूगोड़ा कहाँ पे? आपका झारखंड में। कहाँ पे? जादूगोड़ा आपका झारखंड के अंदर है, याद रखना। ठीक है, आगे हो जाएगा, जब 1991 में औद्योगिकरण के लिए उदारीकरण की नीति को स्वीकार किया गया था तो हमारे वित्त मंत्री कौन थे? देखो 1991 और 1991 से लेकर 1992 के जो पूरी की पूरी 2 वर्ष हैं बहुत ज़रूरी हैं भारत के, जो आपके उदारीकरण LPG के लिए। LPG कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन।
इन तीनों चीजों के लिए वो चीजें जरूरी हैं। ये मैं आगे बताऊंगा, थोड़ा एक्सप्लेन क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो हमारे वित्त मंत्री थे। और तब हमारे पीएम कौन हुआ करते थे? पीवी नरसिम्हा राव, ये हमारे पीएम थे। ठीक है, आगे, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी? तो भाई साहब सर्वोच्च प्राथमिकता थी आपकी कृषि। क्या थी? कृषि। और 3 घाटी परियोजना इसमें बनी थी, 3 घाटी परियोजना। हैरोल्ड डॉमर मॉडल था ये। कौन सा मॉडल था? मॉडल की अगर मैं बात करूं तो हैरोल्ड डॉमर, हैरोल्ड डॉमर। 3 घाटी परियोजना इसमें बनी थी। ठीक है, तीनों की तीनों याद रखनी है। अगला जो था, अगली द्वितीय पंचवर्षीय योजना, वो उद्योग से संबंधित थी। ठीक, लेकिन पहली की बात है, इसका सही आंसर कृषि। आगे आर्थिक योजना जो है, आर्थिक योजना, ये किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? आर्थिक योजना किसकी इनमें से है? तो भाई साहब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर आर्थिक योजना चाहिए होती है। कैपिटलिज्म जो चाहिए होता है वो कैपिटल इकोनॉमी में चाहिए होता है। आपको पता है कि 1776 में एक बुक आई थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। विल स्मिथ की किताब थी वेल्थ ऑफ नेशन, डॉक्टर स्मिथ। ठीक है, डॉक्टर स्मिथ की किताब थी ये, और इस किताब के अंदर उल्लेख है किसका? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे क्या उदारीकरण का क्या उद्देश्य है? उदारीकरण का जो उद्देश्य है वो आर्थिक सुधार। उदारीकरण का क्या उद्देश्य है? इसका है आर्थिक सुधार। सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक सुधार। सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। योजना अवकाश को कब घोषित किया गया था? अब इसमें ये नहीं बताया कि पहला योजना अवकाश है, दूसरा है या तीसरा है। तो हमें डायरेक्टली बताना है कि जो इनमें से सही है। तो पहली योजना के बाद नहीं जी, पहली योजना के बाद दूसरी चली थी। एलपीजी सुधारों के बाद चला था क्या? भाई एलपीजी सुधारों के बाद तो अगली आई थी, अगली योजना आई थी आपकी। ठीक है, अगली पंचवर्षीय योजना। एलपीजी सुधारों से पहले चला था, हाँ ये हम मान सकते हैं कि एलपीजी सुधारों से पहले चला था। लेकिन उससे पहले भी क्या था? उससे पहले योजना अवकाश था क्या? नहीं था, क्योंकि एलपीजी सुधार ही योजना अवकाश में हुए हैं। तो ना तो ये है, ना ये है, ना ये है। सही आंसर है तीसरी योजना के बाद। पहली पंचवर्षीय योजना चली, दूसरी पंचवर्षीय योजना चली, तीसरी पंचवर्षीय योजना चली, और फिर ब्रेक रहा 3 साल का, 3 साल ब्रेक। उसके बाद क्या होता है? फिर चौथी पंचवर्षीय योजना चली, 5वीं चली, फिर 2 ब्रेक। फिर क्या हुआ? फिर 6ठी चली, फिर 7वीं चली, और फिर 2 ब्रेक। तो इस तरीके से ब्रेक रहे थे, ये योजना अवकाश रहे थे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस में निहित है? क्वेश्चन ये है, किस में अधिक है? निहित है। तो ये है भाग तीसरे में मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार तीसरे में। इसको एक नाम और देते हैं, वो देते हैं मैग्ना कार्टा। क्या देते हैं? मैग्ना कार्टा। और ये कहां से कहां तक है? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक भाग 3 के अंदर आता है। ठीक है भाई। चलिए आगे, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? अभी भाई साहब कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? 12। कितने? 12। कितने मनोनीत किए जा सकते हैं? 12। और इंपॉर्टेंटली आपको ये याद रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। जनहित याचिका के विचार किसके द्वारा दिए जाते हैं? देखो मैं इतनी जल्दी इसलिए करा रहा हूं, इतनी जल्दी कराने के पीछे का रीजन ये है कि और ज्यादा चीजें आप रिपीट कर पाए। मैं आपका कम टाइम लेना चाहता हूं और कम टाइम में आपको ज्यादा क्वेश्चन देना चाहता हूं, इसलिए। ठीक है, तो जनहित याचिका का विचार किसके द्वारा दिया गया था? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। और आपके मौलिक अधिकारों का जो रक्षा कवच है, लिख देता हूं, मौलिक अधिकारों का रक्षा कवच, मौलिक अधिकारों का रक्षा कवच, वो भी कौन है? मौलिक अधिकारों का रक्षा कवच भी आपका क्या है? वो भी आपका सर्वोच्च न्यायालय है, याद रखना। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान में पंचायती राज जो कौन सी सूची में है? राज्य सूची में है। सिंपल है भाई, ये सिंपल है। पंचायती राज कहाँ है? ये है राज्य सूची में। ठीक है, याद रखना। इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन की बात मुझे यहां से आ गई याद। इलेक्शन कमीशन अभी क्योंकि चेंज हुआ है, इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त चेंज हुए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त चेंज हुए हैं। अब वो कौन है हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त? क्योंकि ये चेंज हुए हैं आपके जून में, चेंज हुए थे जून 2022 में। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार। बात करूं इलेक्शन कमीशन कितने सदस्य है? 3 सदस्यीय ये संस्था है। इसके लिए आर्टिकल 324 आपका हो जाएगा। ठीक, और भारत संविधान में पंचायती राज जो है ये राज्य सूची में संबंधित है। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश को प्रशासन में संबंधित है? भाई साहब सीधा आंसर है इसका भाग 8। डायरेक्टली याद रखना है कि केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित भाग जो है वो है 8वां, क्योंकि 7वां भाग तो संविधान से हटा दिया गया है। ठीक है, याद रखना। तो ये थे आज के क्वेश्चन जितने मैंने आपको कवर कराए।
ये क्वेश्चन आपको पैट के संबंध में 25 क्वेश्चन थे, 25 के 25 क्वेश्चन मैंने आपको कवर कराए हैं। अब इस 25 में से आपने कितना स्कोर किया है, कितने आपने सही किए हैं, कितने आपने गलत किए हैं, कमेंट में जाइए, लिखिए जरूर, ठीक है। क्योंकि अगर आपका एक्चुअल नाम आ रहा है तो भाई किसी दूसरी आईडी से आगे लिख दीजिए, लेकिन लिख जरूर देना कि कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं, जिससे कि मैं समझ जाऊं कि और बच्चों के लिए किस तरीके का कंटेंट लेके आना है, ठीक है। तो तभी चीजें क्लियर अच्छे तरीके से होंगी। आई होप कि आपको पूरा का पूरा वीडियो और क्वेश्चन पसंद आए हैं, और अगर ऐसा है तो भाई इसको शेयर जरूर कर देना, ठीक है, इसको शेयर जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए और एग्जाम में बढ़िया करिए।